सिंहासन पर चरण पादुका रखकर किसी सत्ताधीश का इंतजार करना, हजारों वर्षों से ये गाथा हम सुनते आए हैं। सोचिए किसी रोज जो इंतजार कर रहा है वो चरण पादुका की जगह खुद बैठना चाहे तो क्या, कोई कार्यवाहक मुख्यमंत्री बनना चाहे तो क्या, और इसके लिए वो किसी तांत्रिक की शरण में जाए और फिर जाए पुरानी दिल्ली के एक होटल में मुलाकात के वास्ते, और आखिर में सपना पूरा होने को हो लेकिन उससे 72 घंटे पहले रेलवे स्टेशन पर एक धमाका हो जाए तो क्या, सब स्वाहा हो जाए तो क्या। नमस्ते, सौरभ द्विवेदी नाम है मेरा और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप के पॉलिटिकल किस्सों की खास सीरीज मुख्यमंत्री के सीजन में बात बिहार की और इस एपिसोड में बात दीप नारायण सिंह की। हमने महापुरुषों की जीवनी में स्कूल इंस्पेक्टर के रौब के खूब किस्से सुने हैं। 25 दिसंबर 1894 को मुजफ्फरपुर जिले के पूरनटांड गांव में जन्मे दीप यही नौकरी करते थे, लेकिन गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन के वास्ते उन्होंने नौकरी छोड़ दी, नेतागिरी शुरू कर दी, कई दफा जेल गए और फिर जब देश गुलामी की जेल से मुक्त हुआ, चुनाव हुए तो उन्हें कांग्रेस का टिकट मिला। 1952 के पहले विधानसभा चुनाव में दीप नारायण सिंह तब के मुजफ्फरपुर जिले की मेहनार सीट से विधायक बने। मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह ने उन्हें अपनी कैबिनेट में बिजली और सिंचाई का मंत्रालय दिया। बाद के वर्षों में दीप नारायण ने लाल बत्ती का उपकार श्री कृष्ण बाबू के प्रति राजनीतिक वफादारी दिखाकर चुकाया। कभी भी राजपूत खेमे के नेता स्वजातीय उप मुख्यमंत्री अनुग्रह नारायण सिंह के पाले में नहीं दिखे और इसी वजह से 1957 के विधायक दल के चुनाव में श्री बाबू अनुग्रह बाबू पर 21 साबित हुए। हालांकि दीप नारायण इस दूसरे 1957 के चुनाव में मेहनार के बजाय लालगंज से विधायक बने। नेता पद की रस्साकशी हुई श्री कृष्ण बाबू और अनुग्रह बाबू के बीच, हमने आपको उसका हाल सुनाया था। रस्साकशी के कुछ ही महीनों के बाद अनुग्रह नारायण सिंह का निधन हो गया और उनकी जगह दीप नारायण सिंह नए वित्त मंत्री बने बिहार के। कैबिनेट में ये नंबर 2 की हैसियत जैसा था। श्री कृष्ण सिंह का दीप नारायण पर कैसा भरोसा था, दोनों का कैसा रिश्ता था, इसकी एक बानगी देखिए। हमें यह किस्सा लालगंज के पूर्व विधायक और दीप नारायण के करीबी रहे भरत प्रसाद सिंह ने सुनाया। एक दफा मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह मुजफ्फरपुर में एक कार्यक्रम में शामिल होकर पटना लौट रहे थे। उन्हें ख्याल आया यहां तो पूरनटांड है, दीप नारायण का गांव। पता करवाया तो पता चला कि दीप नारायण अपने गांव में है। श्री कृष्ण बाबू ने तय किया गांव जाएंगे, दीप नारायण की माता जी से मिलेंगे, आशीर्वाद लेंगे। पूरनटांड पहुंच गए पूरे अमले के साथ, लेकिन तब तक अंधेरा हो चुका था। बहरहाल खाट बिछी, भोजन हुआ सबका। उसके बाद माता जी का आशीर्वाद लेकर मुख्यमंत्री चलने लगे और तभी माता जी ने अपनी आंचलिक भाषा में बज्जिका में कुछ कहा। मैं आपको हिंदी में बताता हूं क्या कहा। बोली, बाबू रात में आदमी नहीं निशाचर चलते हैं, रात में आप मत जाइए। एक तरफ मां की मनुहार, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री, लेकिन श्री बाबू उनका आग्रह टाल नहीं सके और वहीं रुक गए। लेकिन उनके रुकने से दीप नारायण सिंह के सामने अजब मुसीबत खड़ी हो गई। श्री बाबू अकेले तो थे नहीं, पूरा प्रशासनिक अमला साथ, डीएम, एसपी, एसडीएम, आईजी, डीआईजी, सपोर्ट स्टाफ। दीप नारायण सिंह के घर में इतने लोगों के सोने का इंतजाम करने की जगह नहीं थी, सक्षम नहीं थे, लेकिन आसपास के घरों को कहा गया, खाट और चौकी मंगवाई गई, सब सोए। जिन्हें जगह नहीं मिली वो जमीन में फर्श पर सो गए। अगले दिन श्री बाबू ने नाश्ता निपटाया और अमला समेत पटना रवाना हुए। मुख्यमंत्री का रात औचक खाट पर सोना खूब खबरें बना गया। कुछ बरसों बाद मुख्यमंत्री फिर खबरों में आए, मेजबान और मेहमान दोनों मुख्यमंत्री। 31 जनवरी 1961 को बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह की मृत्यु हो गई। उस वक्त बिहार के राज्यपाल थे शिक्षाविद डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो बाद में देश के राष्ट्रपति बने। उनके सामने अजब संकट था। देश में पहली दफा पद पर रहते हुए किसी मुख्यमंत्री की मृत्यु हुई थी। संविधान में इसके बाद के विकल्पों को लेकर कोई स्पष्टता नहीं थी। ऐसे में हुसैन ने श्री कृष्ण कैबिनेट के सबसे सीनियर मिनिस्टर दीप नारायण सिंह को
कार्यवाहक मुख्यमंत्री की शपथ दिलाने का फैसला किया। 1 फरवरी 1961 से लेकर 17 फरवरी 1961 तक दीपनारायण सिंह बिहार के मुख्यमंत्री रहे। विधायक दल के नए नेता के लिए इस बीच लामबंदियां चलती रहीं और विजेता बनकर उभरे विनोदानंद झा। कैसे उभरे उनके एपिसोड में बताएंगे। फिलहाल तो यूं जानिए कि विनोदानंद 18 फरवरी को बिहार के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने कैबिनेट का गठन किया और दीपनारायण को जो उनका पहला पोर्टफोलियो था वो दोबारा दे दिया, बिजली और सिंचाई का। सूबे की सियासत आगे बढ़ी, कांग्रेस का मस्तूल डांवाडोल हुआ, लेकिन विधायक दीपनारायण सिंह उन्होंने तीसरी दफा अपनी सीट बदली और 1967 का चुनाव हाजीपुर से लड़े। जीते भी। 1969 और 1972 में भी यहीं से जीतकर विधायक बने। 1968 से 1972 के बीच एक छलांग में मैं पहुंच गया, लेकिन सत्य तो यह है कि इस बीच पटना में कई नेताओं की किस्मत उछली, कई की गिरी। मसलन विनोदानंद झा कामराज प्लान में निपट गए 1967 के पहले ही। फिर केवी सहाय और 67 की लहर में महामाया प्रसाद सिन्हा के नेतृत्व में बिहार में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बन गई। जोड़तोड़ से बनी सरकार साल भर भी न चली, कांग्रेसी सत्ता में लौटे। सतीश प्रसाद सिंह और बीपी मंडल के नाम की तख्तियां मुख्यमंत्री दफ्तर के बाहर टंगी। लेकिन बिहार कांग्रेस के पुराने मठाधीश पिछड़ों की इस नई जाति गोलबंदी से सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे थे। 1968 में विनोदानंद झा ने 17 कांग्रेसी विधायकों समेत बगावत कर दी। उनके साथ पार्टी से जाने वाले दूसरे कद्दावर नेता थे भोला पासवान शास्त्री, एलपी शाही और दीपनारायण सिंह। इस नए गुट का नामकरण हुआ लोकतांत्रिक कांग्रेस। इस टूट के चलते बीपी मंडल की सरकार गिर गई। एक बार फिर गैर कांग्रेसी विपक्ष एकजुट हुआ और बिहार को पहला दलित मुख्यमंत्री मिला, भोला पासवान शास्त्री के रूप में। एक टूट और हुई अगले बरस, और भी बड़ी, दिल्ली और देश के स्तर पर कांग्रेस पार्टी में। इंदिरा गांधी ने कांग्रेस पार्टी से निकाले जाने के बाद अपनी पार्टी बनाई, कांग्रेस आर यानी रिक्विजनिस्ट के नाम से। प्रदेश के स्तर पर भी प्रो इंदिरा और प्रो संगठन धड़े बंटने लगे। लोकतांत्रिक कांग्रेस के धड़े ने तय किया कि हम इंदिरा के साथ जाएंगे। मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री को छोड़कर बाकी सब नेता इस मर्जर के लिए तैयार हो गए। वैसे इस विलय का भी एक दिलचस्प वाकया है। लोकतांत्रिक कांग्रेस का कांग्रेस में विलय हो, इसकी शर्तें क्या हो, राजनीतिक नफा नुकसान क्या हो, इस पर चर्चा होनी थी। प्रधानमंत्री इंदिरा पटना के दौरे पर थी, राजभवन में रुकी थी, वहीं मुलाकात तय हुई। मैडम प्राइम मिनिस्टर से बातचीत का जिम्मा मृदुभाषी दीपनारायण बाबू को मिला। मीटिंग सिर्फ 10 मिनट चली। वापसी में दीपनारायण एकदम गाड़ी में चुप। उनके अपने आवास पर गाड़ी रुकी तो बैठक खाने में विनोदानंद झा और दूसरे नेता इंतजार कर रहे थे। अब दीपनारायण ने चुप्पी तोड़ी और अपनी मातृभाषा बज्जिका में जो बोले उसका आशय यह था कि इंदिरा गांधी स्त्री हैं। स्त्री की यह मंशा होती है कि उसके मन की बात सामने वाला बोले। इंदिरा गांधी चाहती थी कि हर राजनीतिक प्रस्ताव सामने वाला रखे। हम कहें कि हम विलय चाहते हैं, वो उसे स्वीकृत करें, गोया कोई राजनीतिक एहसान कर रही हो। इसलिए इधर उधर की बातें हुई, वो पूछती रही, मैं बताता रहा, लेकिन मैंने अपनी तरफ से विलय की बात नहीं की, उन्होंने भी नहीं की, यानी काम की कोई बात नहीं हुई। विनोदानंद झा के माथे पर यह सुनकर शिकन आ गई। फिर उन्होंने खुद इंदिरा से बात की और मर्जर हुआ। वैसे बात की बात चली तो एक बात बता दें, कुछ वर्षों बाद दीपनारायण फिर इंदिरा से मुखातिब हुए, लेकिन इस दफा भी आखिरी में बात नहीं बनी जो सूबे की सबसे बड़ी बात हो सकती थी। उन्नीस के बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस आर की जीत हुई। पहले केदार पांडे, फिर अब्दुल गफूर मुख्यमंत्री बने। हाजीपुर के विधायक दीपनारायण दोनों ही सरकारों में मंत्री नहीं बन पाए। 1974 में अब्दुल गफूर सरकार के खिलाफ छात्रों का बड़ा आंदोलन शुरू हुआ। फिर जेपी भी इसमें शामिल हो गए और मुख्यमंत्री को हटाने की मांग चलने लगी। ये बात चलते ही कई पुराने दावेदार भी सक्रिय हो गए। दिल्ली दरबार में उन दिनों बिहार के सबसे ताकतवर नेता थे रेल मंत्री और कांग्रेस के सबसे बड़े फंड मैनेजर ललित नारायण मिश्र। उन्होंने दीपनारायण पर दांव लगाया, लेकिन इस सियासी गठबंधन को कराने वाला एक तांत्रिक था, मस्ताना बाबा। मस्ताना बाबा का असली नाम वैद्यनाथ तिवारी था। कहा जाता है कि उनका दरभंगा महाराज कामेश्वर सिंह, कैबिनेट मंत्री ललित नारायण मिश्र, यहां तक कि इंदिरा गांधी तक पर असर था। इन्हीं मस्ताना बाबा का एक जमीन विवाद का मामला अटक गया।
महुआ प्रखंड की एक जमीन थी जिसे लेकर एक तरफ बाबा, दूसरी तरफ स्थानीय लोग। मामला पहुंचा नए बने जिले वैशाली के डीएम प्रभाकर झा के पास। प्रभाकर झा दीप नारायण सिंह के करीबी थे। सलाहकारों ने मस्ताना बाबा से कहा, दीप नारायण को साधो, सब सध जाएगा साधु। मस्ताना बाबा पहुंचे ललित नारायण के पास और ललित को लगा कि यही वो मोहरा है जिससे सिर्फ जमीन का विवाद नहीं और भी कई सियासी विवाद थम सकते हैं। यही वो मोहरा है जिसको आगे करके अब्दुल गफूर को मात दी जा सकती है। कुछ ही महीनों में दोनों नेताओं में खूब छनने लगी। उन दिनों के विधायक भरत सिंह बताते हैं कि अक्टूबर 1974 में ऑपरेशन परिवर्तन शुरू हुआ। ललित नारायण के छोटे भाई और गफूर सरकार में सिंचाई मंत्री जगन्नाथ मिश्र के साथ दीप नारायण दिल्ली पहुंचे। पुरानी दिल्ली के इलाके में एक होटल में ठहरे। यहीं पर उनसे मिलने रेल मंत्री ललित बाबू और इंदिरा के निजी सचिव आर.के. धवन पहुंचे। सारा इंतजाम मस्ताना बाबा का। तय हुआ कि कुछ दिनों के बाद प्रधानमंत्री गफूर को इस्तीफे का निर्देश देंगी और दीप नारायण मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेंगे। लेकिन इन सब में कुछ दिन के बजाय कुछ महीने लग गए। मस्ताना बाबा दूसरे विकल्प तौलने में लगे थे। हीला हवाली सही मुहूर्त के नाम पर हो रही थी। फिर तय हुआ कि जनवरी 1975 में यह बदलाव होगा। अब तक जेपी के नेतृत्व में आंदोलन और फैल चुका था। इंदिरा पर दबाव बढ़ गया था। इन सब के बीच ललित बाबू का पटना ट्रंकॉल जाता है कि रेल मंत्री 2 जनवरी को समस्तीपुर पहुंचेंगे, वहां बड़ी लाइन का उद्घाटन करेंगे। फिर 3 दिन का गृह जिले सहरसा का दौरा और 6 जनवरी को पटना, और उसके बाद गफूर का इस्तीफा और दीप नारायण के शपथ का प्रसंग होगा। ललित बाबू पटना आए, लेकिन तयशुदा कार्यक्रम के तहत नहीं, और लाल बत्ती के बजाय नीली बत्ती में आए, एम्बुलेंस में आए। दरअसल 2 जनवरी को समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर उद्घाटन के सरकारी कार्यक्रम के दौरान एक जोरदार बम धमाका हुआ। इसमें ललित बाबू बुरी तरह घायल हुए। फिर कुछ रोज बाद पटना के रेलवे अस्पताल में उनकी मौत हो गई। नेतृत्व परिवर्तन का प्रसंग फिर टल गया, और जब यह हुआ जून 1975 में, तो नाम दीप नारायण सिंह का नहीं, जगन्नाथ मिश्र का घोषित हुआ। बदली राजनीतिक परिस्थिति और संजय गांधी के दखल ने पाटलिपुत्र के सब मंजर बदल दिए। कांग्रेस के उस वक्त के महासचिव पीवी नरसिम्हा राव पटना आए, आला कमान की इच्छा बताई और जगन्नाथ का शपथ ग्रहण हो गया। आगे की कहानी कई दफा सुनी सुनाई जा चुकी है। इमरजेंसी का लगना, हटना, जनता पार्टी का सत्ता में आना, लेकिन कहानी तो दीप नारायण की चल रही थी। वो 1977 का चुनाव नहीं लड़े और नए निजाम के पहले बरस में ही 7 दिसंबर 1977 को हाजीपुर में उनका निधन हो गया। क्या ये शहर उनको याद रखता है? एक इमारत तो याद करती है जो उनके नाम पर है, दीप नारायण सिंह म्यूजियम। दरअसल दीप बाबू को इतिहास की समझ थी। वो अपने सहयोगी रामपुकार सिंह के साथ मिलकर हाजीपुर के नजदीक के चेचर गांव जाते रहते थे। क्यों जाते थे? वहां पुरातात्विक धरोहरें मिल रही थी खुदाई में। एक अनुमान है कि लगभग 500 पुराने सोने के सिक्के और दूसरी चीजें मिली। दीप बाबू ने इकट्ठा करते और पुरातत्व विभाग को सौंपते, और इसी के चलते पुरातत्व विभाग ने उनकी स्मृति को भवन उनके नाम कर प्रणाम किया। सब लड़ाई नाम की रहती है, जीते जी पट्टियों पर, मरते मर भी पट्टियों पर। मुख्यमंत्री। अगले एपिसोड में कहानी उस नेता की जिसने दिल्ली तक यह कहकर सनसनी मचा दी कि विरोधी, पार्टी के भीतर के विरोधी मुझे जहरीली मछली खिलाकर मारना चाहते हैं।